अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा ताहिरा। वैल्यू न्यूज़ के प्रोग्राम मेहमान ख़ास में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़, जो कि एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन, पॉलिटिकल और सोशल वर्कर है, जिनका नाम है कामरान रशीद साहब। तो कामरान रशीद साहब को सबसे तो पहले मैं थैंक यू करूँगी। थैंक यू सो मच सर कि आप आए, आपने टाइम दिया। Thank you so much for inviting me for such a beautiful program. I really appreciate for your timings and also to invite me here, representing my overseas Pakistani in Pakistan. Thank you. ये हमारा ऑनर है कि ये इतने पोलाइट है और ये थैंकफुल है हमें, हालांकि हमें थैंकफुल होना चाहिए इन्हें। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी कामयाबी बिज़नेस में, आपकी तालीम में कहाँ से आपने आगाज़ किया? देखिए, आपने एक छोटे से मुख्तसर सवाल में एक बहुत बड़ी बात पूछी है। याद रखें, इंसान की कामयाबी का जो पहला स्टेप होता है वो उसके घर की, उसके माँ बाप की तरबियत, फिर उसमें उनके उसातिज़ा की तरबियत का बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ प्रैक्टिकल लाइफ का जो शुरू किया वो कनाडा इमिग्रेशन हासिल कर लेने के बाद हासिल किया, और फिर कनाडा की इमिग्रेशन लेने के बाद वहाँ से जो सफ़र का आगाज़ हुआ वो एक समझिए कि कामयाबी की तरफ बढ़ने का पहला कदम था। शुरू ही कनाडा जाने के बाद हुई? जी, ये मैं बताता चलूँ कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी के जो प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे मैंने कहा कनाडा में स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली यहाँ मैं उस वक्त स्टूडेंट था और कुछ अरसे के लिए मैंने यहाँ एक, आप लोगों को याद होगा, एक प्राइवेट एयरलाइन हुआ करती थी एयर एशिया के नाम से, वहाँ कुछ अरसा काम किया, लेकिन वो अपनी स्टडी के गैप के दौरान। इसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। फिर बाद कनाडा की प्रोविंशियल नॉमिनेशन में मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैंने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी है। और इत्तेफाक की बात है कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैंने कनाडा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी इनरोलमेंट के लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की। तो आए दिन मेरे घर में रोज़ कोई ना कोई कनाडा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एनवलप्स आते रहते थे और उसी दौरान मेरी इमिग्रेशन भी प्रोसेस में थी। तो मैंने जो कह लीजिए स्किल बेस के ऊपर अपनी इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई की, और 1.5 ईयर अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया घर से, मेरी सिस्टर ने कि भी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद ये अगेन यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स हैं। जब देखा, खोला तो वो मेरे लैंडिंग इमिग्रेंट्स पेपर थे कनाडा की इमिग्रेशन के। तो इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई जॉब नहीं की जिसकी कोई ऐसी मैं बेस कह सकूं। मेरी बेस का इब्तिदा जो था वो कनाडा ही था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बाकायदा सफ़र प्रैक्टिकल लाइफ का कनाडा में शुरू किया। और ये बात मैं बताता चलूँ बैक 2002 की है, आज तकरीबन 19 साल होने को आ रहे हैं कि मैं कनाडा शिफ्ट हुआ। तो ये आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया और कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ की? और दूसरा सवाल मेरा ये कि आपकी फ़ैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपको वो लेटर मिला, तो आपका उसके ऊपर रिएक्शन क्या था? जी, पहली बात ये कि कनाडा ही क्यों, क्योंकि मैं बताता चलूँ कि मेरे फादर भी PIA में थे, उस वक्त जॉब करते थे और उनकी ट्रैवलिंग भी रहती थी। दुनिया को हम एक्सप्लोर करते थे कि कभी मेरा सफ़र करने का ऐसा तो सच प्लान नहीं बना, लेकिन उससे पहले मैं फ़्रांस भी गया हूँ, मैंने यूरोप भी विज़िट किया था। लेकिन कनाडा के बारे में सुन रखा था कि इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छा मुल्क है, आल्दो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर भी था कि ठंड भी ज़्यादा होती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उस कनाडा की सरज़मीन को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। तो मैं चाहता था कि मैं वहाँ ज़रूर ट्राई करूँ और एक दफ़ा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश ज़रूर करूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपको कनाडा में कोविड के दौर में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ के पाकिस्तानी ओवरसीज़ को क्या सामना करना पड़ा मुश्किलात का, और किस तरह गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ओवरसीज़ को सपोर्ट किया? मैं ये समझता हूँ कि कनाडा जो एक मुल्क, वो एक फ़लाही रियासत का अगर नाम दिया जाए तो गलत नहीं, और है भी फ़लाही रियासत। देखिए, वहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो इस तरह से है कि अगर कोई लो इनकम वाला है तो उसको भी सपोर्ट दी जाती है, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प हो जाती है, बच्चों की बर्थ के ऊपर पेरेंट्स को हेल्प दी जाती है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। तो ये सारे हालात, अगर मामलात आज के दौर में अगर आप कैलकुलेट करें, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का जायज़ा लें, तो ये कहना वजह होगा कि कनाडा आज भी एक फ़लाही रियासत के तौर पर काम कर रही है। और कोरोना के इन हालात में मोर दैन 1.5 ईयर कनाडा की गवर्नमेंट ने जितने अपनी शहरियों को जो सपोर्ट किया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी आवाम का
बियॉन्ड द लिमिट हेल्प की है। और आज भी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 2.5 से पौने 3 लाख पर मंथ फ़ीकस अभी भी अदायगी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये दुनिया का शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दूसरा या तीसरा मुल्क होगा जिन्होंने अपनी आवाम पर इतना पैसा खर्च किया इन हालात में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और रही बात टूरिज़म की, ऑब्वियसली कनाडा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़म से बिलोंग करती है और इस दौरान टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह जो है नुकसान से दो चार है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कनाडा की अपनी एयरलाइन का बता दूं कि उसका 2020 के अंदर जो लॉस था वो $4.9 बिलियन था। $4.9 बिलियन सिर्फ एक साल की उनकी मजमूई लॉस था। और जब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पेंडेमिक के लिए होटल क्वारंटीन का अनाउंस किया तो सिर्फ 3 मंथ्स का जो लॉस था वो $1.05 बिलियन था। तो इतना बड़ा नुकसान सिर्फ एक एयरलाइन का था। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में हैं, प्राइवेट अपने जो छोटे छोटे कारोबार ओपन किए हुए थे, वो बुरी तरह नाकाम हो गए, फेल हो गए बिकॉज ऑफ द कोविड। रिस्ट्रिक्शंस थी, स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ़। तो लोगों ने ज़ाहिर है कि उससे हालात से जो है सामना किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनको कंपनसेट करने की खातिर बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट हेल्प की है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि कनाडा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। किसी भी सक्सेसफुल बिज़नेस के पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। मतलब कोई भी ऐसे ही लोग ये समझते हैं कि जो लकी है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल की होती है। वो गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। क्या आपकी भी इस तरह की स्ट्रगल थी, या फिर जो अदर साइड पे हम सुनते हैं कि लक था, चांस था, हो गया, तो वो वाला सिलसिला है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि आजकल अगर नौजवान इमेजिनेशन की वर्ल्ड से बाहर निकल के सोचें, और माशाल्लाह लोग करते हैं मेहनत, तो ये कहना बजा नहीं होगा। लक अपनी जगह एक बात होती है, लोग इस पर यकीन करते हैं। लेकिन कनाडा के हवाले से अगर मैं बात करूं, और ये मेरा पैगाम भी होगा कि आप लोग जब भी कनाडा या किसी भी मुल्क में या अपने मुल्क में कोई सोचते हैं किसी गोल को, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैं कनाडा गया, मुझे 2-3 माह कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उसमें मेरे कई दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे रहनुमाई की। हम बेरोज़गार बैठे रहे, लेकिन हमने सोच रखा था कि हमने मेहनत करने आए हैं, मेहनत करेंगे। मेहनत की, छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स पे काम किया, कहीं 2 दिन की जॉब, कहीं 4 दिन की जॉब, फिर एक जगह जॉब की। लेकिन मेरी ज़िंदगी का असूल या मकसद वहाँ जॉब करके मैंने बना लिया था कि मेरा मकसद सिर्फ कारोबार करना है। इन मुल्कों में आकर भी अगर मैंने जॉब ही करनी होगी तो शायद मैं सारी ज़िंदगी उसी एक 0 पॉइंट पे खड़ा रहूँगा। इससे भी मैंने सोचा, और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला बिज़नेस स्टार्ट किया वो ट्रैवल एंड टूरिज़म के ही बेस पर किया। और फिर मैंने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से उसको मुतारिफ़ करवाया, और ये बात है 2005 की। तो इसके लिए एक बात ज़रूर है कि जब आप मेहनत करें, मेहनत में नाकामी या कामयाबी इसका इन्हिसार नहीं, मेहनत हमेशा आपको कामयाबी देती है। सिर्फ़ एक चीज़ है कि आप अपना पेशेंस के साथ मेहनत करते जाएं। मुश्किलात आती हैं, सफ़र कठिन होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर सब्र होता है तो आपकी, याद रखिए, ज़िंदगी का जो मकसद है वो कामयाबी है, वो आप हासिल करके ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। यंग लोगों के लिए तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। आपके पूरे टेन्योर में कोई ऐसा वाक़या था कि जिसको आप अभी भी याद करते हो? कोई मुश्किल, मतलब आपको ऐसी मुश्किल दरपेश आई कि आपका दिल एकदम से डर गया हो, या अभी तक आप याद करके कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था? ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात तो आते हैं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा कि शायद वो आप कुछ कनाडा के हवाले से बात कर रहे हैं या कनाडा के हवाले से सक्सेसफुल ट्रैवल। देखिए, कनाडा में जब लैंड किया और उसके बाद जो वहाँ एक माहौल देखा, आप अपनी कल्चर से, अपनी फैमिली से, मैं बात करता हूँ 2002 में, अब तो ग्लोबल विलेज है, आप हर चीज़ देखते हैं, तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला था। शायद वो शुरू के जो 3 दिन, 10 दिन, महीना, वो इतने मुश्किल थे कि इंसान सोचता है कि मैं शायद वापस चला जाऊँ, और यह मैंने बड़ी गलती की। लेकिन इरादे मजबूत थे, सोच के रख आए थे कि कुछ करके जाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ नाम बनाएंगे। शायद वो एक हौसला था और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी। इंसान जब रुजू करता है उसकी तरफ, तो फिर आपको आगे वो अपनी रास्ते भी खोल देता है और आपके लिए मंजिलें आसान कर देता है। तो मैंने कई दफ़ा ऐसा सोचा,
एफ़र्ट्स की, काम किए, जॉब्स की। इवन मैं बताता चलूँ कि कॉफ़ी शॉप के अलावा हम लोग तकरीबन 18-18 घंटे काम करते थे। और लेकिन चीज़ें मैंने जैसे कहा, ये नाम मांगती हैं सब्र। आप इतना पेशेंस के साथ चलें, मेहनत करें तो आपको कामयाबी मिलती है। अच्छा, आप पॉलिटिकल वर्कर भी है, आप सोशल वर्कर भी है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कनाडा में पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो गए हुए हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, जबकि गवर्नमेंट सपोर्ट भी करी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को करना पड़ा होगा। तो उसमें से क्या ऐसी मुश्किलात थी जो आपके ज़ेहन नज़र आई? देखिए, ये आज आपने अच्छा सवाल किया कि जब कनाडा की गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। देखिए, वहाँ पर HR डिपार्टमेंट्स हैं, जॉब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो मैं समझता हूँ कनाडा की मल्टीकल्चरल कंट्री है, वहाँ लोग बहुत हेल्प करते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब हम गए थे तो कम्युनिटी बेस आप काम कर रहे होते हैं। आपको मालूम हो जाए कि ये कम्युनिटी के नए हमारी कम्युनिटी के साथी आए हैं तो लोग खुद बढ़कर हेल्प करते हैं। किसी का कोई मसाइल हैं, देखिए जब आप लैंड करते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मसला होता है, जॉब की प्रॉब्लम होती है। अब माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, हर एक के बिज़नेसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं उन आने नए वालों को वेलकम करते हैं, जॉब से अरेंजमेंट करा देते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल किसी की वो यही होती है कि उसको जॉब मिल जाए और या अकोमोडेशंस अच्छी मिल जाए। तो मैंने जैसे कि कहा, अब वो हालात नहीं हैं। अब 2 दहाइयों के अंदर कनाडा के अंदर हमारी कम्युनिटी ने बहुत तरक्की की है, अब वो से मसाइल रहे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बच्चों को साथ लाते हैं तो उनकी तरबियत, उनका अपने दीन के साथ, अपने जो आप कह लीजिए फैमिलीज़ वैल्यूज़ हैं, आपके पीछे एथिक वैल्यूज़ हैं, उसके साथ जुड़े रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल के लिए और आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल ठीक। तो आप अपनी फैमिली के साथ ही वहाँ पे रहते हैं, आपके बीवी बच्चे, तो उन्होंने किस तरह आपको इस सफ़र में सपोर्ट किया? देखें, इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा दारोमदार उसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फैमिली होती है। अगर उनकी सपोर्ट ना हो या उनका साथ ना हो तो मेरा ख़्याल है ये सफ़र तय करना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि नामुमकिन होता है। तो इसका क्रेडिट ऑब्वियसली फैमिली को जाता है, जिन्होंने उस कठिन मराहल में भी साथ खड़े रहे और आज हम कामयाब हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका क्रेडिट पूरी फैमिली को जाता है। कैनेडियन इमिग्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, तो जो लोग अभी भी माइग्रेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, उनको आप अभी भी सजेस्ट करेंगे कि उन्हें यहाँ पे विद फैमिली और विदाउट फैमिली जाना चाहिए वहाँ पे? देखिए, जो कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से आपने बात की है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिस्कस करूँगा। मेरे अभी हाल ही विज़िट के दौरान भी बहुत से लोगों ने भी मुझसे पूछा, और बिल्कुल कनाडा इमिग्रेशन ओपन है। आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें, और आप अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देखें कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएँ, gic.gov.ca। गवर्नमेंट के जो ICCRC के जो रिकमेंडेड इमिग्रेंट लॉयर हैं उनसे रब्ता करें। यहाँ आप देखते हैं बहुत फेक लोग हैं जो आपकी ज़रूरत को समझते हुए, आपकी मजबूरी को समझते हुए आपको मिसगाइड करते हैं, आपसे फ्रॉड कर देते हैं। ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। अपनी क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट खुद से करवाएं, खुद से करें। वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। और बिलखुसूस हमारे नौजवान सवाल करते हैं, आप गए, हम भी जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो फोकस करें अपनी तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। वन वर्ड इज़ एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। इस बेस के ऊपर आपको वहाँ वीज़ाज़ भी मिलते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे आएँ। सबसे आसान रास्ता, मैं अपने यंग जनरेशन को मैसेज के तौर पर कहता हूँ, सबसे आसान रास्ता कनाडा में आने का आपकी एजुकेशन है। उस बेस पे आप एडमिशन लें, आप आएँ। आप एडमिशन्स के साथ आपको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वर्क आवर्स भी अलाउ करते हैं। उसके साथ साथ अच्छी कम्युनिटी आपकी डेवलप हो चुकी है, आपको जॉब ऑफ़र्स मिल जाती हैं। आप वो जॉब के बाद आपका स्टेटस स्टूडेंट वीज़े से एज अ वर्क परमिट में आता है, और विद इन 1 ईयर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप न सिर्फ, जब मैं ये समझता हूँ कि जब कोई एक फैमिली या एक स्टूडेंट आता है तो समझें कि वो अपने पीछे पूरी फैमिली को सपोर्ट करने वाली पोजीशन पर आ जाता है। जिन हालात से हम गुजरे हैं, अब हालात बहुत डिफरेंट हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल तालीम पर फोकस करे और उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान से जब बाहर निकले तो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे।
बिल्कुल। आपने बीच में एक बात की है कि जो ऑथराइज्ड है उनके पास जाए, तो हमारे तो लाहौर में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स बैठे हुए इमिग्रेशन के, तो हमें फिर उनके बीच में और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में फ़र्क किस तरह पता चलेगा? देखिए, जो कि कनाडा की वेबसाइट्स हैं, जितने भी इमिग्रेंट लॉयर हैं या कंसल्टेंट हैं, उनकी डिटेल्स वेबसाइट पे मौजूद होती है। मैं ख़ुद जानता हूँ ऐसे इमिग्रेंट कंसल्टेंट को जो कि पाकिस्तान विज़िट्स करते हैं, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में सेमिनार्स करते हैं और वो आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार ऐसे इमिग्रेंट लॉयर्स मौजूद हैं। आप उनसे कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उनकी प्रोफाइल ज़रूर देखें। ये बेवकूफ़ नहीं बने। बहुत से लोगों के मसाइल हैं सामने। कई लोग मुझसे वहाँ कनाडा रब्ता करके पूछते हैं, बिकॉज़ कि मेरे ट्रैवल बिज़नेस है, हम लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंसी को भी डील करते हैं कनाडा के अंदर। बहुत मुझसे पूछते हैं कि भाई किसी ने पिक्चर्स मांग ली हैं, मेडिकल होने वाला है तो राइट अवे हमारे वीज़े लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सर्च कीजिए वेबसाइट के ऊपर जाकर। लेकिन मामला क्या है कि ख्वाहिश और लालच ये इंसान को गुमराह करती है। थोड़ा सा सब्र और हिम्मत और स्टडी करें, रिसर्च करें, फिर आगे जाके स्टेप कीजिए। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर आपकी क्या राय है? आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वहाँ के, आप एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे देखते हैं हमारे हालात को? ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ दे सकती है तो सबसे पहले वोट का हक़ दे। वो बड़ी तादाद जो ओवरसीज़ जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुक्मरान कहते हैं कि हमारी मईशत के में रीढ़ की हड्डी का एक रोल प्ले करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत है और उनका ये वादा था, तो समझ से बालातर है कि आज उनकी हुकूमत को 3 साल होने को आ रहे हैं, तो वो ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ अभी तक नहीं दिया गया। इस वोट का हक़ दिया जाए ताकि वो अपने आप को उस हुकूमत साजी के अंदर अपनी नुमाइंदगी का एहसास महसूस करें, ना कि सिर्फ एक कमाने वाला फ़र्द जो कमा के अपनी माँ, अपनी धरती, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान को बेचता है, जिस पर कोई शक नहीं हमें फ़ख्र है। और इंशाल्लाह ये हम अपने वतन के लिए ये एफ़र्ट्स, ये मेहनत करते रहेंगे। लेकिन हुकूमत वक्त से हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि वो इन चीज़ों को देखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के को जो मसाइल हैं, उनकी जो फैमिलीज़ का यहाँ आना या रहना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके पीछे प्रॉपर्टीज़ के मामलात, इनके साथ साथ टूरिज़म के ऊपर, जैसे कि खान साहब ने फरमाया, मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है। मैंने जो कि मेरा ये पैशन्स भी है, मेरा बिज़नेस भी है, मुझे ख़ुद से शौक़ भी है ट्रैवलिंग का, बहुत सी मैंने साइट्स विज़िट की हैं। मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत को अभी इस पर अच्छा ख़ासा काम करने की ज़रूरत है। अगर वो फॉरेनर्स, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और एक बड़ा रेवेन्यू लेना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर भी काम करने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। और मैं इस पर एक बाकायदा ख़ुद भी एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहा हूँ। मैं कागान, नारान, स्वाद और मरी और बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, मैं ख़ुद करना चाहता हूँ। उसकी चाहता हूँ कि को हम एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी फ़ीडबैक दें कि उस पर वो काम करें, ताकि हमें अपने मुल्क के साथ एक जो अटैचमेंट है, न सिर्फ अपनी फैमिलीज़, आने वाली जनरेशन, बल्कि फॉरेनर्स को लाने के लिए एक अट्रैक्शन हो। और ये हमारा मुल्क कितना सेफ़ है, कितना खूबसूरत है, हम वो अपनी खूबसूरती उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फॉरेनर्स को दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। कनाडा में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें कौन सी सिटीज़ में विज़िट करना चाहिए अगर हम विज़िट वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा पे जाना चाहें, और कौन से महीनों में करना चाहिए? जी, महीने ऑब्वियसली समर द बेस्ट। समर में कनाडा देखने वाला है, बहुत खूबसूरत, इंतहा का खूबसूरत, कोई शक नहीं। उसमें प्रोविंस अंटारियो खूबसूरत देखने वाला है, क्यूबेक सिटी देखने वाला है, क्यूबेक प्रोविंस भी है। उसके अलावा बैंफ है, मॉन्ट्रियल, कैलगरी से आगे बहुत खूबसूरत लेक हैं। लाइक से कीजिए कि आप के यूँ कहना गलत नहीं होगा कि आप जन्नत का नज़ारा ज़मीन पे करते हैं। तो मॉन्ट्रियल है, वो मॉन्ट्रियल में आप आगे जाएँ, क्यूबेक है, इसी तरह कैलगरी है, विस्लर है, ये बहुत खूबसूरत हैं। नायग्रा फॉल्स हर बंदा जानता है। ओंटारियो पूरा खूबसूरत है, ग्रीनरी देखने की, और मौसम को अगर एंजॉय करना हो तो समर बेस्ट मौसम है। क्या पाकिस्तान से लोग विज़िट वीज़ा लगवा के जा सकते हैं? इतना आसान है जाना बगैर किसी रिलेटिव के वहाँ होना, बगैर किसी, मतलब सिर्फ टूरिज़म पर्पस ऑफ विज़िट हो, तो क्या विज़िट वीज़ा लगते हैं? जी बिल्कुल, विज़िट वीज़ा लगते हैं, बिल्कुल।
और ऑब्वियसली हर एक गवर्नमेंट की और मुल्क की एक अपनी पॉलिसी है, और वो वीज़ा देने से पहले अपनी भरपूर छानबीन कर लेने के बाद अगर समझते हैं। याद रखिए यहाँ एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये कि जिस मुल्क की इमिग्रेशन ओपन हो वो विज़िट वीज़ा देने में थोड़े से कंजर्वेटिव ज़रूर होते हैं। वो इसलिए भी कि जो विज़िटर्स होते हैं वो कहीं वहाँ जाकर इल्लीगल स्टे ना करें या अपना स्टे बढ़ा ना लें इस वक्त से ज़्यादा, तो इसलिए उसमें मुश्किलात ज़रूर होती हैं। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि वो वीज़ा देने में क्या मुमकिन है। ऑब्वियसली वीज़े लगते हैं। हमारा कनाडा का जो एक बहुत बड़ा इकॉनमी का हिस्सा वो टूरिज़म है, और लोग आते हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ आती हैं, विज़िट करती हैं। कामरान साहब, हमने सुना है कि आप ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो ऐसी क्या खूबी है जो उनको बाकी कायदीन से मुमताज़ करती है, डिफरेंट करती है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, कभी आप उनसे मिली हैं? नहीं, मैं पर्सनली तो कभी नहीं मिली। देखिए, जब आप उनसे मिलेंगी तो इसका जवाब आपको ख़ुद मिल जाएगा कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो शख्स भी उनसे मिला उसे ऐसा लगा कि शायद ये मैं पहली बार नहीं मिल रहा इनसे, और ये मुझे पहले से जानते हैं। उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, या उनका कह लीजिए कि एक मैं सादा लफ्ज़ में कहूँ कि किसी भी वली या किसी भी दरवेश और अल्लाह के बंदे के पास जब कोई अल्लाह का बंदा जाए तो उसे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा प्यार ही मुझसे करते हैं। ये उसकी एक खूबियों में से खूबी अल्लाह ताला ने जो दी होती है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब का इल्म है और जो उन्होंने इस सदी में न सिर्फ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ आलम इस्लाम के लिए जो काम किया है वो एक ऐसा मुनफरद काम है जो उनको दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर से मुनफरद कर देता है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम वहाँ रहते हैं, दियार गैर में रहते हैं। जब दियार गैर में इंसान रह रहा होता है, जब आप मिनॉरिटीज़ में होते हैं तो आपको उस वक्त अपने दीन की कदर होती है। तब आप देखते हैं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो हमारे मज़हब को, हमारे दीन को प्रोटेक्ट कर सकता हो। तो फिर आप ढूंढने के लिए अगर निकलते हैं तो आपको एक बड़ा चमकता दमकता अगर नाम नज़र आता है दीन इस्लाम में, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं, जिन्होंने टेररिज़म के ऊपर उस वक्त फतवा लिखा जब पूरी दुनिया दहशतगर्दी का शिकार थी और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आलम इस्लाम को उसका, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार ठहराता था। उस हालात में अगर किसी ने भी कलम उठाया और न सिर्फ एक छोटा फतवा बल्कि एक ज़हीम किताब लिखी टेररिज़म के ऊपर, दहशतगर्दी और उसका जो सदबाब थे और ख़ारजियों के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे, जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इस्लाम के चेहरे को, जो धुंधला चेहरा हो चुका था, उसको न सिर्फ साफ़ किया बल्कि इस्लाम का सॉफ्ट मैसेज पहुंचाया। तो ये शख्स एक ऐसा बहुत बड़ा कारनामा मैं ये समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा एहसान किया। आपका कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो हम नौजवानों को, लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बैसियत पाकिस्तानी जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान बने और मेहनत करें। और मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि वन वर्ल्ड, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, उसके साथ अपनी तालीम हासिल करें और मेहनत करें और शॉर्टकट कभी मत ढूंढिए। याद रखें, शॉर्टकट कभी भी कामयाबी की ज़मानत नहीं होता। सब्र के साथ मेहनत करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आएगा कि आप अपनी मंजिल का हसूल पा लेंगे। शुक्रिया। बेहतरीन, मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा पैगाम मिला है, उम्मीद है लोगों को भी मिला होगा। और थैंक यू सो मच अगेन, आपने टाइम निकाला, हमसे बात की और हमें गुफ्तगू में बहुत इल्म भी दिया, कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड भी और डिफरेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।